नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आरपीएससी एग्ज़ाम्स यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज अपन हिंदी का पेडागोजी का मॉडल पेपर 1 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें अपन हिंदी की जो शिक्षण विधियां हैं उनको करेंगे साथियों। और टोटल 20 प्रश्न इन शिक्षण विधियों से संबंधित रहेंगे, जो कि 20 अंक के हैं। आपके 20 में से कितने सही होते हैं ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा साथियों, मैं आपको बताना चाहूँ कि एच टेट का जो हिमाचल प्रदेश एचपी टेट हिमाचल प्रदेश का जो टेट का पेपर हुआ, उसमें साइकोलॉजी के हमारे लगभग सारे प्रश्न हमारे साइकोलॉजी के हमारे ही नोट्स में से आए थे। और ये बात जो आप लोगों ने ही मुझे जो है कमेंट करके बताएं। काफ़ी सारे कमेंट्स मेरे पास मैसेज भी आए हैं। लगभग 30-40 जनों ने मुझे बताया कि सर, हिमाचल प्रदेश का पूरा पेपर आपके साइकोलॉजी के सिलेबस में से था, जो आपने करवाया नोट्स उसी में से था। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो मैं मॉडल पेपर भी साइकोलॉजी के चला रखे हैं मैंने, प्रत्येक रोज़ सुबह 7 बजे आपको मिलता है वो मॉडल पेपर। वो पेपर, उसमें भी क्या है कि पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, यानी कि प्रश्न वहीं से बनेंगे साथियों। आप बस उनको करते रहिए, आपको बहुत ज़्यादा फायदा इससे होगा। सारा का सारा सिलेबस रीड का मैं पूरा करवा चुका हूँ प्रत्येक सब्जेक्ट का। आप चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रत्येक सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें जा करके भी देख सकते हैं। चलिए साथियों, शुरू कर लेते हैं आज का अपना हिंदी का पेपर। और आपको टाइम टेबल बिल्कुल पता ही है कि सोमवार को संस्कृत का टेस्ट होता है 9 बजे, बुधवार और मंगलवार और बुधवार को हिंदी का टेस्ट रहेगा। इसके बाद आपका गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को आपका साइंस का टेस्ट रहेगा इसी समय, यानी कि 9 बजे आपका साइंस का टेस्ट रहेगा। और प्रत्येक सोमवार से लेकर के आपका शनिवार तक टॉपिक वाइज साइकोलॉजी का टेस्ट 7 बजे आपका होता है। तो ये अपना 2 टेस्ट डेली के अपलोड किए जा रहे हैं, आपको ज़रूर करने चाहिए। आज के टेस्ट अपने हिंदी का ये अपना पहला मॉडल पेपर है, इसको शुरू कर रहे हैं। तो साथियों, जितना ज़्यादा हो सके आप पॉपुलर कीजिए इस चैनल को, क्योंकि मैं न तो किसी कोचिंग में पढ़ाता हूँ, न ही मैं किसी और चीज़ से जुड़ा हुआ हूँ। मैं केवल और केवल आप लोगों से जुड़ा हूँ, आप लोगों के लिए ही मेहनत करता हूँ। ये चैनल आपका है, आप लोग जितना आगे लेकर के जाएंगे उतना ही ये चैनल आगे जाएगा, उतने ही लोगों को ये फायदा भी मिल पाएगा। ठीक है साथियों, तो शुरू कर लेते हैं। पहला अपना प्रश्न है कि भाषा शिक्षण में बालकों की विस्मृति को रोकने के लिए आवश्यक है प्रेरणा, क्रमबद्धता, अभ्यास और सीखना। तो साथियों, विस्मृति यानी भूलना, भूलने को रोकने के लिए क्या चीज़ जरूरी है? सीधी सी बात है, अभ्यास की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा साथियों? यहाँ पे ऑप्शन नंबर सीधा सा यहाँ पे सही कौन सा हो जाएगा? आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा आपका प्रश्न है कि निम्न में रचना शिक्षण के अंतर्गत आती है कहानी, निबंध, पत्र या उपयुक्त सभी। तो साथियों, कहानी हो, निबंध हो या पत्र हो, सारे के सारे किस में आते हैं? रचना शिक्षण में आते हैं। तो ऑप्शन 4 यहाँ पे सही रहेगा। बहुत ही बढ़िया प्रश्न था साथियों। अपना तीसरा प्रश्न है कि निम्न में रचना शिक्षण की विधि नहीं है, देखो वह रचो विधि, खंडान्वय विधि, शब्द प्रधान विधि या भाषा मंत्र विधि। तो साथियों, जो रचना शिक्षण की विधि हो नहीं होगी, वो आपकी होगी खंडान्वय विधि। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे सही होगा। चौथा आपका प्रश्न है, निम्न में कौन सी विधि विश्लेषण संश्लेषण से संबंधित है, देखो या रचो विधि, 2 शब्द प्रधान विधि, 3 प्रश्नोत्तर विधि और 4 इनमें से कोई नहीं। तो विश्लेषण और संश्लेषण से संबंधित जो विधि है वो आपको बताना है। तो साथियों, जिसमें मतलब एक प्रकार से विश्लेषण किया जाता है, उसके बाद चीज़ों को निकाला जाता है, ऐसी विधि कौन सी है? तो वो आपकी है साथियों प्रश्नोत्तर विधि। प्रश्नोत्तर विधि में प्रश्न पूछे जाते हैं, एक प्रकार से उसका विश्लेषण किया जाता है, उसके बाद संश्लेषण यानी किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे जो है बिल्कुल सही उत्तर इस प्रश्न का रहेगा। पांचवा आपका प्रश्न है कि कौन सी विधि प्राचीन काल में भी प्रचलित रही है, 1 शब्द प्रधान विधि, 2 भाषा मंत्र विधि, 3 प्रश्नोत्तर विधि और 4 मोंटेंसरी विधि। तो साथियों, जो प्राचीन काल से या प्राचीन काल में भी जो प्रचलित विधि रही है वो आपकी प्रश्नोत्तर विधि। करवा चुका हूँ आपको नोट्स में, बहुत ही शानदार प्रश्न है, इसको नोट कर लीजिए। अगर आपको नहीं पता है तो ऑप्शन 3 यहाँ पे सही रहेगा। छठा आपका प्रश्न है कि व्याकरण की समझ को संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से आंकना, 1 पूर्णतः उचित है, 2 आंशिक रूप से उचित है, 3 पूर्णतः असंभव है और 4 है बिल्कुल अनुचित है। तो व्याकरण की समझ को संदर्भ परक प्रश्नों से माध्यम से जांचना जो है वो सही है या गलत है? तो बिल्कुल सही बात है। संदर्भ परक का मतलब है, जैसे संज्ञा का अपन टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो संज्ञा से संबंधित, ठीक है, संज्ञा के संदर्भ में अगर प्रश्नों को अपन लेंगे और उससे जांचेंगे कि बच्चे को पता है या नहीं तो संज्ञा के बारे में, तो ये बिल्कुल सही बात होगी। तो पूर्णतः उचित ऑप्शन यहाँ पे रहेगा, ऑप्शन नंबर 1 सही है। चलिए, 7 का आपका प्रश्न है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की हिंदी भाषा की क्षमता के आकलन में प्रकार्य परक पक्ष पर बल देने का आशय है, 1 भाषा प्रयोग पर बल देना, 2 भाषा के कार्य को बढ़ावा देना, 3 भाषा प्रयोग का पक्ष बताना और 4 भाषा के कार्यों की सूची बनाना।
तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? देखिए प्रश्न क्या, दोबारा से पढ़ लीजिए। उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की हिंदी भाषा की क्षमता के आकलन में प्रकार्य परक पक्ष पर बल देने का आशय क्या है? तो यह भाषा प्रयोग पर बल देना। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे साथियों सही रहेगा। चलिए 8वां आपका प्रश्न है कि नेहा अपनी बात कहते समय अपनी मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग करती है, आप क्या करेंगे? ठीक है, ऑप्शन 1 है लक्ष्य भाषा के शब्दों का प्रयोग करते हुए सहजता से उसके वाक्य को दोहराएंगे। दूसरा, उसे डांटेंगे कि वह अपनी भाषा के शब्दों का प्रयोग ना करे। तीसरा, उसे बताएंगे कि किसी शब्द विशेष को क्या कहते हैं। 4, उसे बताएंगे कि यह शब्द गलत है। तो साथियों उसको अपन क्या कहेंगे, अगर वो मतलब उसको अपन ने बोला है कि तेरे को हिंदी में बेटा बोलना है, और वो क्या हिंदी में नहीं बोल करके क्या बोल रही है, अपनी मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग कर रही है, तो साथियों अपन उसको डांटेंगे नहीं, अपन उसको प्यार से समझाएंगे कि बेटा देख, लक्ष्य भाषा यानी कि हिंदी भाषा के शब्दों का प्रयोग करते हुए अपन उसको सहजता से समझाएंगे कि बेटा इस प्रकार से इसको बोलना है। तो ऑप्शन 1 यहाँ पे साथियों सही रहेगा। चलिए 9वां प्रश्न है कि भाषा की कक्षा में यह जरूरी है। ऑप्शन 1, भाषा की पाठ्य पुस्तक पर विशेष ध्यान दिया जाए। 2, बच्चे मानक भाषा में ही बातचीत करें। 3, भाषिक पृष्ठभूमि के आधार पर किसी को पीछे ना छोड़ा जाए। 4, बच्चों की अधिक से अधिक परीक्षा ली जाए। तो कौन सा ऑप्शन साथियों यहाँ पे सही रहेगा? तो ये रहेगा भाषा की कक्षा में जरूरी, भाषा की कक्षा में क्या जरूरी है? तो भाषा की कक्षा में भाषिक पृष्ठभूमि के आधार पर किसी को पीछे न छोड़ा जाए, ये बहुत ज़रूरी है। प्रत्येक बच्चे को साथ लेकर के चलने की जो वो कोशिश की जानी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पे साथियों सही उत्तर आपका रहेगा। 10वां साथियों अपना प्रश्न है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या है? 1, व्याकरण के नियमों को कंठस्थ कराना। 2, भाषा की विभिन्न रचनाओं या संरचनाओं का यांत्रिक अभ्यास कराना। 3, सभी साहित्यिक विधाओं में लेखन की कुशलता विकसित करना। 4, भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को समझने की क्षमता का विकास करना। तो साथियों यहाँ पे क्या सही रहेगा? यहाँ पे आपका सही रहेगा साथियों, भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को समझने की क्षमता का विकास करना जो वो क्या है, भाषा शिक्षण का उद्देश्य है उच्च प्राथमिक स्तर पर। ठीक है, तो ऑप्शन 4 यहाँ पे सही रहेगा। 11वां प्रश्न है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने की सर्वश्रेष्ठ विधि क्या? प्राथमिक स्तर पर कक्षा 1 से 5 तक के लिए बोल रहे हैं यहाँ पे। तो ऑप्शन 1 है बच्चों के साथ कविता गाना। ऑप्शन 2 है बच्चों को कहानी सुनाना। ऑप्शन 3 है बच्चों को पाठ्य पुस्तक पर आधारित वीडियो कार्यक्रम दिखाना। या 4 है बच्चों को भाषा प्रयोग करने की विविध अवसर देना। तो बहुत ही बढ़िया तो ये रहेगा कि बच्चों को खुद को अपन अवसर दें। तो प्राथमिक स्तर पर बच्चों को बोलने के लिए खूब से खूब आमंत्रित करें, जिससे कि उसकी भाषा वह अच्छे प्रकार से सीख पाएगा। तो सर्वश्रेष्ठ विधि क्या होगी कि बच्चों को भाषा प्रयोग करने के विविध अवसर देना। चलिए 12वां प्रश्न है कि बच्चे प्रारंभ से ही एक भाषिक होते हैं, दूसरा द्विभाषिक होते हैं, तीसरा बहुभाषिक होते हैं, या 4 भाषा में कमजोर होते हैं। तो बच्चे प्रारंभ से ही साथियों क्या होते हैं, आपके होंगे बहुभाषिक। काफ़ी सारी भाषाएं उनमें होती हैं, बस उसके सामने जो भी भाषा अपन बोलना शुरू कर देंगे वो जिस भी भाषा को सुनेगा उसी को सीख जाएगा ना। इसीलिए बचपन से अंग्रेजी सीखना जो वो आसान है, बाद में सीखना मुश्किल है। ठीक है साथियों, तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पे सही रहेगा। अपना 13वां प्रश्न है कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम हिंदी होना चाहिए, अंग्रेजी होना चाहिए, उर्दू होना चाहिए, या बच्चे की मातृभाषा में होना चाहिए। तो साथियों प्राथमिक स्तर यानी कक्षा 1 से 5 तक अपन बच्चे को न तो अंग्रेजी माध्यम में लेके जाना चाहेंगे। प्राथमिक स्तर पर जो शिक्षा का जो माध्यम है वो साथियों आपका क्या होना चाहिए, वो आपका होना चाहिए साथियों बच्चे की मातृभाषा। और आजकल क्या चल रहा है, अंग्रेजी भाषा में इंग्लिश मीडियम में बच्चों को डाल देते हैं, उसकी वजह से घर पे अपन मारवाड़ी बोलते हैं या अपनी देसी भाषा बोलते हैं, तो बच्चे न तो घर के रहते हैं ना घाट के रहते हैं, समस्या हो जाती है ना। इसी वजह से बच्चे की मातृभाषा जो है वो 1 से 5 तक उसी माध्यम में उसको पढ़ाया जाए तो वो शायद ज़्यादा बेहतर तरीके से चीज़ों को समझ पाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन 4 यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर आपका रहेगा। चलिए आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि भाषा सीखने सिखाने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1, बच्चे स्कूल आकर ही भाषा सीखते हैं। 2, बच्चे अपने परिवार से ही भाषा सीखते हैं। 3, बच्चे स्कूल में मानक भाषा का ही प्रयोग करते हैं। 4, बच्चे स्कूल आने से पूर्व ही भाषाई पूंजी से लेस होते हैं। तो साथियों जो सही कथन है भाषा सीखने सिखाने के संबंध में, वो सही कथन क्या है
कि बच्चे जो वो स्कूल आने से पहले ही जो है वो भाषाई पूंजी से क्या होते हैं, लेस होते हैं, यानी कि भाषाई पूंजी उनके साथ होती है, वो भाषा में एक प्रकार से बहुभाषिक होते हैं। इसी टेस्ट में प्रश्न आया था पहले कि बच्चे की प्रकृति मतलब भाषा के संबंध में कैसे, तो वो बहुभाषिक होते हैं, तो उनके पास भाषा की पूंजी पूरी होती है, बस उसको निखारने की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन 4 यहाँ पे सही रहेगा। 15वां आपका प्रश्न है कि प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करते समय आप किस बिंदु पर विशेष ध्यान देंगे? 1. प्रसिद्ध लेखकों की रचनाएं शामिल हों। 2. हिंदी भाषा के वैविध्यपूर्ण रूप शामिल हों। वैविध्यपूर्ण मतलब भिन्न भिन्न रूप शामिल हो हिंदी भाषा के, है ना। 3 है उपदेशात्मक पाठ शामिल हो, उपदेश देने वाले। 4 है कहानियाँ अधिक से अधिक शामिल हों। तो यहाँ पे साथियों जो ऑप्शन आपका रहेगा कि प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करते समय आप किस बिंदु पर विशेष ध्यान देंगे, तो हिंदी भाषा के वैविध्यपूर्ण रूप वहाँ शामिल हो, कहानियाँ भी हों, चुटकुले भी हों, कविताएं भी हों, छोटी छोटी सारी चीज़ें उसमें हों, तो वो बढ़िया रहेगा। तो कहानियाँ एकमात्र से नहीं काम चलेगा, ऑप्शन 2 यहाँ पे साथियों सही रहेगा। चलिए 16वां आपका प्रश्न है कि प्राथमिक स्तर पर सुनना बोलना कौशल के विकास में कौन सी विधियाँ अधिक सहायक हैं? 1. कहानी कथन और श्रुत लेखन विधि। 2. कविता पाठ और भाषा प्रयोगशाला विधि। 3 है भूमिका निर्वाह और समाचार वाचन। और ऑप्शन नंबर 4 है आपका भूमिका निर्वाह और बातचीत करना। तो सुनना बोलना कौशल के विकास के लिए जो है वो यहाँ पे भूमिका निर्वाह और बातचीत करना जो वो बेहतरीन रहेगा। तो भूमिका निर्वाह और बातचीत करना ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर इसका साथियों रहेगा। 17वां आपका प्रश्न है कि मूल्यांकन प्रक्रिया का सोपान नहीं है। 1. शिक्षण उद्देश्यों को निर्धारित एवं परिभाषित करना। 2. व्यवहारिक परिवर्तन के आधार पर मूल्यांकन करना। 3. अधिगम अनुभवों का निर्माण एवं प्रस्तुतिकरण करना। या 4. अनुशासित बनाना। तो साथियों मूल्यांकन का उद्देश्य अनुशासित बनाना नहीं है, बाकी सारे के सारे हैं, तो ऑप्शन 4 यहाँ पे सही हो जाएगा। 18वां साथियों आपका प्रश्न है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? 1. सुधार के नाम पर की जाने वाली टिप्पणियां व निरर्थक अभ्यास से बच्चों में अरुचि उत्पन्न हो सकती है। दूसरा है बच्चे समृद्ध भाषा परिवेश में सहज और स्वतः रूप से भाषा में परिमार्जन कर लेंगे। 3 है बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं के साथ विद्यालय आते हैं। 4 है बच्चों की भाषा संकल्पनाओं और विद्यालय में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभास ही भाषा सीखने में सहायक होता है। तो साथियों विरोधाभास तो कभी भाषा सीखने में सहायक हो ही नहीं सकता, इसलिए असत्य कथन बताना है तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सीधा सीधा आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए 19वां आपका प्रश्न है कि सीसीई का पूरा नाम बताना है। सब लोगों को पता है सतत एवं समग्र मूल्यांकन, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही रहेगा, सतत समग्र मूल्यांकन। ठीक है। चलिए 20वां साथियों आपका प्रश्न है कि आपकी कक्षा में कुछ बच्चों का हस्तलेख बहुत ही गंदा है, आप बच्चों का हस्तलेख सुधारने के लिए क्या उपाय देंगे? अनुलेख देंगे उनको, प्रतिलेख देंगे उनको, सुलेख प्रतियोगिताएं करवाएंगे या उपयुक्त सभी करवाएंगे? तो लेख सुधरवाने के लिए सारे काम मैं करवाऊंगा, तो ऑप्शन 4 मेरा सही रहेगा। और साथियों यहाँ आपके 20 में से कितने प्रश्न सही हुए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। रीट 2018 में साथियों हिंदी की पेडागोजी में मेरे 15 में से 15 प्रश्न सही हुए थे। तो आपको बिल्कुल पॉजिटिव माइंड सेट के साथ प्रश्नों को पढ़ना है, ढंग से समझना है, उसके बाद उसका उत्तर देना है। बहुत ही आसान प्रश्न आते हैं हिंदी के, अपन आराम से कर सकते हैं। मैंने भी आराम से पहली बार मैंने तैयारी की, पहली बार में 15 में से 15 नंबर टीचिंग मेथड में आए थे और हिंदी की ग्रामर में 15 में से 14 नंबर मेरे आ गए थे। इस प्रकार 30 में से टोटल 29 नंबर आए थे। और आज आपके 20 में से कितने नंबर आए हैं साथियों? आपके 20 में से कम 18 नंबर ज़रूर आने चाहिए, क्योंकि पेपर बड़ा मुझे आराम नॉर्मल लगा। और इसी प्रकार का पेपर साथियों आता है परीक्षा में। ये नहीं है कि बहुत ही टफ क्वेश्चंस आ जाएंगे, नहीं, बहुत ही बढ़िया आराम से समझने वाले और आराम से उनको उत्तर दे सके अपन, ऐसे ही प्रश्न आते हैं। बस उसमें अपना माइंड सेट जो है वो चेक करता है व्यक्ति की ये जब टीचर बनेगा तो ये क्या करेगा, उस परिस्थिति में क्या करेगा, ऐसी चीज़ें चेक करता है। तो हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट के साथ पेडागोजी सेक्शन को करिएगा, बहुत ही शानदार नंबर आप लेकर के आ सकते हैं। और साथियों उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, आज का टेस्ट आपको पसंद आया होगा, आज का मॉडल पेपर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपने चैनल को पहुँचाएँ। जो लोग नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर करें और नोटिफिकेशन को आप ऑल पे सेट कर दीजिए, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए कि भाई टेस्ट आ गया है, आप लोग कर लें। ठीक है साथियों, तो मिलेंगे अपन अगले वीडियो में एक और शानदार टेस्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,
नमस्कार।